चलिए तो शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रणाम। छलांग क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जल्द ही छलांग क्लासेस MWF में पॉलिटी और TTS में हिस्ट्री की क्लासेस लेके आएगी। तो पॉलिटी क्लास के सीरीज का पहला किस्त जो है आज शुरू करने वाले हैं हम लोग। आज क्लास के से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा पढ़ाई। आज हम लोग सबसे ज़्यादा बात करेंगे कि जितने दिन पॉलिटी का क्लास होगा उतने दिनों में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। कुल मिला के सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे और सिलेबस डिस्कशन के बाद अगर हम लोगों के पास समय बच जाता है तो हम लोग पॉलिटी के चैप्टर्स की कुछ चीजें जो पहला दिन हम लोग को पढ़ना है, मतलब जहां से हम लोग को पॉलिटी का सिलेबस स्टार्ट करना है वहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आखिर पॉलिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। संपूर्ण पॉलिटी में आपको मैं सीरीज वाइज नंबर वाइज लिखवा दूंगा कि कब कौन सा चैप्टर कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और उसको कैसे हम लोग खत्म करेंगे। तो करीब करीब मतलब यही कोई 15 चैप्टर के आसपास है जिसे हम लोग को पढ़ना है, या 20 चैप्टर के आसपास जिसे हम लोग को पढ़ना है और उसे खत्म कर देना है। तो इसी सिलसिले में हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी सीरीज का। हम लोग सिलेबस डिस्कशन करने के लिए सिलेबस में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला दिन हम लोग शुरू करेंगे आज ही, लेकिन आज बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा तो आज थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, पहले दिन शुरुआत करेंगे संविधान निर्माण का। संविधान निर्माण से हमारा श्रेय है, कहने का मतलब है कि पॉलिटी में हम लोग जब संविधान को पढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि संविधान आखिरकार बना कैसे, संविधान के बनने के लिए सबसे पहले मांग किसने उठाई, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या थी, कैसे लोग किन किन लोगों को कौन कौन से समूह का अध्यक्ष बनाया गया, संविधान सभा में कितनी सारी समितियां थी, संविधान सभा के अन्य आवश्यक तथ्यों को हम लोग संविधान निर्माण के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि संविधान बनने के लिए मतलब सबसे पहले किस व्यक्ति ने चर्चा किया कि संविधान बनना चाहिए, किन लोगों ने संविधान बनाने के तरफ अग्रसर पहला प्रयास शुरू किया। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग संविधान सभा में किन लोगों को कितनी सीटें दी गई, कहां से चुना गया, कैसे कैसे संविधान सभा में लोगों का चुनाव हुआ और कितने लोग संविधान सभा में आए, इन सब चीजों पे भी बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ बात जैसे कि संविधान सभा में लोग जो मतलब किस तरह से, जिस तरह संविधान सभा बनना शुरू हुआ, मुस्लिम लीग के लोगों ने संविधान को बनने के लिए संविधान का जो प्रस्ताव आया, कैबिनेट मिशन आया, किस तरह जो है उसके प्रस्तावों को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। तो इन सब चीजों को हम लोग देख के आगे बढ़ेंगे। तो संविधान निर्माण में हम लोग पढ़ेंगे कि पहले नंबर पे कि संविधान निर्माण में हम लोग पहले नंबर पे ये देखने का प्रयास करेंगे कि संविधान सभा की मांग किसने उठाई, कैसे उठाई और मतलब किस तरह से संविधान निर्माण का प्रारंभ हुआ। तो संविधान की मांग किसने की, पहले दिन हम लोग इसकी चर्चा करेंगे और इस मांग को किस प्रकार से स्वीकारा गया ब्रिटिशों के द्वारा और फिर संविधान का बनना प्रारंभ हुआ।
इसी सीरीज में, इसी चैप्टर में दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ। संविधान सभा के गठन में कौन कौन से लोगों ने भाग लिया और संविधान सभा के गठन में किस तरह से लोगों को अनेक अनेक क्षेत्रों से बुलाया गया और संविधान सभा में हिस्सा लेने बोला गया। तो ये दूसरा नंबर हम लोग का होगा, संविधान सभा का गठन। तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा को बनने के लिए, जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ तो उसको बनने में कौन कौन सी समितियां शामिल थी। तो उन समितियों के माध्यम से हम संविधान को बनाया गया और संविधान को के अनेक फैसलों को उस समितियों के द्वारा लिया गया और संविधान के बहुत सारे बारीक पहलुओं पे वो समितियां बात करती थी और चर्चा करती थी। तो संविधान सभा की समितियां संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी समितियां थी संविधान सभा में, हम लोग इसकी बात करेंगे। तथा चौथे नंबर में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार संविधान सभा में सीटों का आवंटन किन लोगों के बीच किस तरह से सीटों का आवंटन किया गया, मतलब सीटों का आवंटन कितने सीटों को कितना सीट किनको दिया गया। तो सीटों का आवंटन संविधान सभा में किस प्रकार से किया गया, इस चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे। सीटों का आवंटन, तो पहले चैप्टर संविधान निर्माण में हम इन चार पहलुओं पर ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर में, दूसरा चैप्टर आप लोग देखिए, ये पहला चैप्टर है। इसके समाप्ति के बाद, पहला चैप्टर के समाप्ति के बाद हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और दूसरा चैप्टर आप लोग ध्यान से देखिए। दूसरा चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि संविधान, अपना जो भारतीय संविधान है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो हम लोग दूसरे चैप्टर में देखना शुरू करेंगे संविधान की विशेषता। दूसरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या है। भारतीय संविधान की विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे दूसरे चैप्टर में। बहुत सारी चीजें इसी चैप्टर में हम लोग इसके भाग के रूप में, संविधान के कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान में जो है किसी अन्य देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। कितने लोगों के द्वारा इस संविधान को लिखा गया, किन किन लोगों ने संविधान के लिपियों को सजाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इन तमाम चीजों को हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं में पढ़ेंगे। इन दो चैप्टर को समाप्त करने के बाद हम तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर हम लोग का होगा भारतीय संविधान में, जो कि आप लोग आमतौर पे पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा चैप्टर होगा प्रस्तावना।
प्रस्तावना या उद्देशिका। इसके बारे में हम लोग पूरे तरीके से पढ़ेंगे कि किस प्रकार उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू कब उद्देशिका प्रस्ताव संविधान में लेके आए, किस तरह से संविधान में ये क्या कहते हैं प्रस्तावना को शामिल किया गया, प्रियम्बल को शामिल किया गया, और किस प्रकार से संविधान पे प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और जो है संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में कुछ चीज मतलब चेंज किए गए। उसके बाद कुछ केसेस भी हैं प्रस्तावना से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो उन तमाम मतलब केसेस को हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका तीसरा चैप्टर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना से रिलेटेड लगभग तमाम सवालों को तीसरे चैप्टर में सॉल्व कर लिया जाएगा। प्रस्तावना में कई बार जो है धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, गणतंत्र आदि आदि चीजों के मतलब भी कई बार पूछ दिए जाते हैं, तो हम लोग इस पर बहुत विस्तार से बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, और प्रस्तावना के से रिलेटेड तमाम चीजों को हम लोग जब वहां देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि प्रस्तावना से किसी भी प्रकार की चीजों को नहीं छोड़ा जाएगा। चौथे नंबर पे हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसके बाद संविधान का भाग 1, संविधान का भाग 1, पांचवा चैप्टर हम लोग का संविधान का भाग 2। भाग एक में क्या कहते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र है। संविधान के भाग 2 को पढ़ेंगे। संविधान के भाग 2 में नागरिकता को पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जब हम लोग नागरिकता को पढ़ लेंगे, करीब करीब एक दिन का चैप्टर होगा, शायद मेरे समझ से ये 1 से 2 दिन में इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। इस चैप्टर इसको भी 1 से 2 दिन में खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद संविधान का भाग, छठा चैप्टर हम लोग का होगा संविधान का भाग 3। संविधान का भाग 3 मूल अधिकार। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो इसमें कम से कम 4 दिन लगेंगे, और सबसे ज्यादा सवाल पूछने के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर भी हमारे सामने यही होगा। तो कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं मेन जब चैप्टर शुरू होगा तो जैसे प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना में हम लोग प्रस्तावना से रिलेटेड जितना भी चीज है, प्रस्तावना में किन किन चीजों पे बात की गई, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है, आदि 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 चीज जितनी भी चीजें शामिल हैं आपके प्रस्तावना में, उन तमाम चीजों पे बात होगी। आप लोगों को पता है कि 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में कुछ चेंजेज आई। संविधान सभा द्वारा क्या कहते हैं संविधान संशोधन द्वारा उन्हें चेंज किया गया। तो चेंज करने के बाद पहले गोलकनाथ केस, उसके बाद केशवानंद भारती केस, आदि आदि केसों के द्वारा ये भी तय किया गया कि संविधान में प्रस्तावना का रोल क्या है। आदि आदि चीजों को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं ये गारंटी देता हूं कि आपका आज तक पूछा गया सवाल और पूछे जाने वाले सवाल में प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। दूसरे नंबर पे भाग एक में हम लोग संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो कि मतलब मात्र 4 आर्टिकल में खत्म हो जाता है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक इम्पोर्टेंट
4 आर्टिकल में, जिसको एक दिन में खत्म कर दिया जाएगा। तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे अच्छे से। उसके बाद नागरिकता, उसके बाद आता है नागरिकता, तो नागरिकता को भी हम लोग देख लेंगे। 1 से 2 दिन लगेगा। टोटल वही 5 से 11 तक, 5 से 11 तक अनुच्छेदों में नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ अगर यूपीएससी के मेंस को लिखिएगा या बीपीएससी के मेंस के नजरिए से अगर देखिएगा, जितना गहरा हम लोग को नहीं जाना है, फिर भी मैं आपको बताते चलूंगा जो भी यूपीएससी और बीपीएससी के मेंस तक में पूछे जाने वाले सवालों में भी जो बातें होंगी मैं उसको चर्चा करता चलूंगा, लेकिन उसके बारे में लिखवाऊंगा नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो फैक्ट्स को मैं लिखवाता चलूंगा, बाकी मैं समझा दूंगा। अगर आपको लिखने की आवश्यकता होगी तो आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। भाग 3 में हम लोग मूल अधिकार को देखेंगे, आर्टिकल 12 से 35। सबसे इंपोर्टेंट अभी तक जितना डिस्कस किया गया है 6 चैप्टर में, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हमारा मूल अधिकार ही होगा, क्योंकि मूल अधिकार में आर्टिकल 12 से 35 तक हमें देखना है। और आर्टिकल 12 से 35 तक में, आर्टिकल 12 से 35 तक सारा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ध्यान से इनको ध्यान से देखना होगा और सीखना होगा। किसी भी तरह से करीब करीब मैं 100 से 150 इससे सवाल, 100 से 150 इससे सवाल, और करीब करीब कम से कम 1000 सवाल यहां से आपको लाके दे दूंगा। तो ये चैप्टर, और ये इससे पहले हम लोगों ने बात किया था प्रस्तावना से, प्रस्तावना से भी कम से कम 200 सवाल मैं आपको दे दूंगा। प्रस्तावना से पहले हम लोग संविधान से रिलेटेड बात किए, तो करीब करीब संविधान, प्रस्तावना से पहले हम लोग जो बात किए संविधान के बनने की प्रक्रिया, समान के संविधान की विशेषताएं, संविधान बनने में कितना समय लगा, संविधान के बनने में कितनी बैठकें हुई, बैठकों में क्या क्या बात हुई, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड करीब करीब कम से कम 500 सवाल उससे करा दिया जाएगा। तो टोटल सवालों को अगर अभी तक जोड़ दिया जाए तो 500 सवाल संविधान के निर्माण से रिलेटेड, करीब करीब 200 सवाल आपको प्रस्तावना से रिलेटेड, और 1 से 150 सवाल यानी 150 मान लीजिए कम से कम आपको भाग 1 से रिलेटेड, 150 सवाल आपको भाग 2 से रिलेटेड, और कम से कम 1000 सवाल आपको मूल अधिकार से रिलेटेड देखने को मिलेगा। इतने भाग 4 तक में, भाग 4 तक में। तो इन सब इतने सवालों के डिस्कशन के बाद करीब करीब आपके जितने भी कंफ्यूजन्स हो गए वो दूर हो जाएंगे। तो ये हमारा 6ठा चैप्टर था। आगे 7वें चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सातवां चैप्टर हम लोग का होगा भाग 4। भाग 4 में हम लोग डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी एक लंबा चैप्टर है, इसको भी हम लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ते हुए हम लोग कई चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मतलब गांधी जी के विचारधाराओं से क्या कौन सा नीति निर्देशक तत्व प्रेरित था, सामाजिक न्याय को साधने के लिए कौन सा नीति निर्देशक तत्व प्रेरणा स्रोत है, अच्छा है। अभी वर्तमान में कई बार चर्चा चलते रहता है ये आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी नीति निर्देशक तत्व का ही हिस्सा है। तो इन तमाम चीजों को
वो हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के समय डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी के तहत हम लोग इसको पढ़ेंगे भाग 4 में। तो इसमें भी कम से कम 4 दिन का समय लगेगा, 4 दिन नहीं लगेगा, इसमें ज्यादा 3 दिन का समय लगेगा और लगभग 200 क्वेश्चन यहाँ से भी 300 क्वेश्चन कम से कम आ जाएगा यहाँ से, 300 क्वेश्चन लगभग यहाँ से भी। अगला हम लोग पढ़ेंगे 8वां हम लोग का होगा भाग 4 क। भाग 4 क क्यों है इसका नाम, इसकी चर्चा भी हम लोग जब क्लास करेंगे तब करेंगे। किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, आदि आदि चीजों की चर्चा होगा। तो भाग 4 क में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक, भाग 4 ए में, भाग 4 क में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्यों को। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, मौलिक कर्तव्य में क्या क्या है, तमाम चीजों को हम लोग 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिसको हम लोग एक दिन में पढ़ के खत्म कर देंगे। चूंकि इसमें समझने की बहुत सारी चीज नहीं है, याद करने वाली चीज है, तो मैं उसे एक बार में लिख दूंगा, आप लोग उसे उतार लीजिएगा या फिर मैं लिखवा दूंगा, उसको याद करने का है। तो मौलिक कर्तव्य, अच्छा भाग 4 क में। उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे भाग 4 क को पढ़ने के बाद हम लोग अगले चैप्टर के रूप में 9वें चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। असल में इन सारे चैप्टरों को पढ़ने के बाद हम लोग संसद के तरफ बढ़ेंगे, संसद के तरफ। तो संसद कोई चैप्टर मैं नहीं बनाया, कारण ये था कि मैं कोशिश किया कि सारा चीज अलग अलग करके मैं बताऊं। तो संसद का आप तमाम लोगों को बता दूं कि संसद का 3 भाग होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहले हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे, दसवें नंबर पे हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ लेंगे, सेम इसी तरह 1 से 2 दिन इसमें लगेगा कि राष्ट्रपति के पद का चर्चा कहाँ है, राष्ट्रपति के पद भारत में क्यों अनिवार्य है, राष्ट्रपति का होना क्यों अनिवार्य है, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, राष्ट्रपति के पास किस प्रकार के अधिकार है, राष्ट्रपति किस तरह भारत में संवैधानिक प्रमुख है, आदि आदि चीजों को हम लोग राष्ट्रपति चैप्टर में कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिनों में हम लोग देख लेंगे और करीब करीब 1 से 150 सवाल कर लेंगे। फिर उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति चैप्टर हम लोग 10वां चैप्टर 10वीं चैप्टर के प्रारंभ से हम लोग उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति को पढ़ते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है, उस उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति भारत में होना उपराष्ट्रपति का क्यों आवश्यक है, आदि आदि चीजों को देखेंगे। 10वें चैप्टर में हम लोग उपराष्ट्रपति को खत्म करने के बाद हम लोग सीधे बढ़ेंगे प्रधानमंत्री, 11वें चैप्टर पर प्रधानमंत्री और केंद्र का मंत्रिपरिषद। उपराष्ट्रपति को खत्म करते ही हम लोग 11वें चैप्टर में प्रधानमंत्री और
केंद्र का मंत्री परिषद पढ़ेंगे। करीब करीब थोड़ा लंबा चैप्टर है, क्योंकि जब हम प्रधानमंत्री और केंद्र का मंत्री परिषद पढ़ेंगे तो उसी में संसद को भी हम लोग शामिल करेंगे, संसद में होने वाले सत्रों को शामिल कर लेंगे, संसद में होने वाले कार्यक्रमों को शामिल कर लेंगे, किस तरह से संसद का कार्यकाल संसद में किस तरह से तमाम चीजें चलती हैं, उन सब तमाम चीजों को भी शामिल कर लेंगे। बजट संविधान सभा के अन्य सत्र कैसे चलते हैं, आदि आदि चीजों को इसी के तहत शामिल कर लेंगे। हालांकि मन होगा तो अपना अलग चैप्टर बनाकर भी हम लोग उसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, जब हम लोग राष्ट्र संसद के तमाम अंग को यहाँ समेट रहे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को, तो इसी के साथ हम लोग उसको भी समाप्त करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। उसके लिए अलग से चैप्टर बनाने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। प्रधानमंत्री और केंद्र का मंत्री परिषद जब हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या, प्रधानमंत्री और केंद्र का मंत्री परिषद जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसी समय हम लोग 3 और चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में लगभग पूछ ही देता है, तो इसका मेरा मन था कि इसका अलग से एक चैप्टर बना लें, लेकिन फिर कई बार चैप्टर गिनती में ज्यादा हो जाने के कारण स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, तो मैं इसी का चिंता करते हुए चैप्टर को अलग नहीं किया। तो इसी में हम लोग CGI महान्यायवादी और महाधिवक्ता, ये केंद्र के ये तीनों अंग को भी हम लोग इसी में पढ़ लेंगे। सॉरी, CGI नहीं, CGI तो वो हो गए, कैग, हम CGI लिख रहे हैं, सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं। तो इन तीनों चीजों को भी हम लोग, कैग, महान्यायवादी और महाधिवक्ता को भी हम लोग प्रधानमंत्री और केंद्र के मंत्री परिषद के साथ ही खत्म करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। करीब करीब कई बार क्या, लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इन तीनों को मिला के पॉलिटी अपने हिस्से का 3 क्वेश्चन तो इन्हीं तीनों से पूछ देती है, क्योंकि आज तक अभी नया ट्रेंड बना है, कई बार प्रधानमंत्री और केंद्र के मंत्री परिषद पे कई बार सवाल आते रहे हैं। तो अब जो भी एग्जामिनर हैं वो कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की जगह वो कैग, CAG, महान्यायवादी या महाधिवक्ता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये अभी तक ट्रेंड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अब तमाम एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाता है।
अगला हम लोग बढ़ते हैं 12वें चैप्टर की ओर। 12वां चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे? केंद्र का मंत्री परिषद जब हम लोग पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग बढ़ेंगे राज्य की ओर। तो राज्य की ओर बढ़ेंगे तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कितने नंबर तक करा दिया? चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 12वां, चैप्टर नंबर 12 होगा राज्यपाल। तो राज्यों के बारे में जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले राज्यपाल को पढ़ते हैं, क्योंकि बिहार या किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो हम लोग राज्यपाल को पढ़ेंगे। राज्यपाल को पढ़ने के बाद हम लोग 13 नंबर पे राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री और राज्य का राज्य का केंद्रीय मंत्रिमंडल थोड़ी होता है, राज्य का मंत्रिमंडल। राज्य के मंत्रिमंडल को पढ़ेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य का मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। यहां तक पढ़ने के बाद लगभग सांसद और राज्य विधानसभा विधान परिषद खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर हम लोग 14 नंबर में पढ़ेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका पढ़ेंगे, न्यायालय किस तरह से काम करती है। जिला न्यायालय यानी सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय किस तरह से काम करती है और किस हायरार्की में लोग किस हायरार्की में न्यायालयों में चीजों को फॉलो किया जाता है, कौन सा किस नियम के तहत उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय और जिला न्यायालय उच्च न्यायालय से आपस में बंधा हुआ होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग न्यायपालिका के अंतर्गत देखेंगे। अगला हम लोग 15 नंबर में पढ़ना शुरू करेंगे पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज से अभी सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला और हर एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछा ही जाने वाला चैप्टर पंचायती राज। 3 दिन में ये खत्म होगा। पंचायती राज से लगभग हर एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पंचायती राज के अंतर्गत पंचायती के स्तर पर होने वाली तमाम चीज, पंचायती राज का गठन कब हुआ, पंचायती राज के गठन में किन किन चीजों को ध्यान में रखा गया, किनके विचार से प्रेरित था पंचायती राज, आदि आदि चीजों को पूरा पढ़ना बहुत आवश्यक है। कब पंचायती राज को अपनाने का प्रयास किया गया और कब अपना लिया गया, तमाम चीजों को हम लोग पंचायती राज के तहत पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगले चैप्टर के रूप में हम लोग पंचायती राज के बाद हम लोग तमाम सारे आयोगों को पढ़ेंगे। कई बार आयोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से आयोग का क्या काम है, क्या करते हैं और आयोग किस प्रकार के होते हैं, आदि आदि चीजों को। तो 16 नंबर चैप्टर 16वां चैप्टर, कितना नंबर? 16वां ही है ना। 16वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आयोग के बारे में। कौन सा आयोग कब बना, क्यों बना, आदि आदि कुछ इंपोर्टेंट जो आयोग हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग
इसी के साथ संस्था को भी पढ़ लेंगे। हालांकि मेरा तो इच्छा था अलग से इसके लिए एक चैप्टर बनाने का, लेकिन कोई नहीं, इसी में संस्था भी पढ़ लेंगे। और संस्था 3 तरह का, संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था और असंवैधानिक संस्था। आयोग और संस्था लगभग एक ही बात है, लेकिन संस्था को पढ़ते हुए हम लोग गैर संवैधानिक और असंवैधानिक संस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो संवैधानिक संस्था क्या है, गैर संवैधानिक संस्था क्या है, असंवैधानिक संस्था क्या है, और इनमें अंतर क्या है, इन तमाम चीजों का भी अध्ययन हम लोग इस चैप्टर के तहत करेंगे। 16वां चैप्टर, 17वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, अभी तक कितनी संविधान संशोधन हो चुका है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, खास करके जो भी खास तौर पे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है उनको देखेंगे। पहला संविधान संशोधन कौन था, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रियाएं क्या होती है, किस प्रकार से हम लोग संविधान को बदल सकते हैं या संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। किस संविधान संशोधन के बाद भारतीय संविधान में क्या क्या जोड़ा गया और क्या क्या हटाया गया, आदि आदि चीजों को संविधान संशोधन के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। संविधान संशोधन के बाद 18वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दल। इसमें हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल क्या होता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन है, कैसे कोई दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन जाता है, कैसे कोई दल क्षेत्रीय राजनीतिक दल ही सिमट के रह जाता है। तो राजनीतिक दल के माध्यम से कितने राजनीतिक दल अभी हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, कितने क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल को तो हमें याद करना पड़ेगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्षेत्रीय राजनीतिक दल को हमें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीतिक दल आप किसी स्पेसिफिक राज्य के एग्जामिनेशन में अगर आप शामिल होते हैं तो याद रख सकते हैं, अन्यथा आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक दल के बाद कुछ चैप्टर जो हम लोगों को पढ़ना है, लगभग इतना पढ़ाने के बाद आपका लगभग 90% पॉलिटी को आपको इसमें कवर कर लिया जाएगा। अब कुछ खास चैप्टर जो 1-2 जो स्वतंत्र रूप से अलग से पढ़ाने के लिए, चूंकि आप बीपीएससी या यूपीएससी मेंस नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको अलग से इन चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ चैप्टर हैं जैसे आपातकाल, 19 में हम लोग आपातकाल पढ़ेंगे। हालांकि आपातकाल हो सकता है कि मैं राष्ट्रपति के साथ ही आपको पढ़ाता हुआ निकल जाऊं, लेकिन राष्ट्रपति के साथ अगर पढ़ाता निकल जाऊंगा तो राष्ट्रपति के बाद हम लोग मंत्री परिषद पढ़ेंगे। तो मंत्री परिषद पढ़ने से पहले आपातकाल को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम लोग हो सकता है राष्ट्रपति या केंद्र का मंत्री परिषद, केंद्र का मंत्री परिषद खत्म होने के बाद हम लोग आपातकाल को खत्म कर लेंगे। इतना दूर जाके आपातकाल को पढ़ना ठीक नहीं होगा, लेकिन आप 19 नंबर में आप इसे लिख लीजिए और जब चैप्टर करा दिया जाएगा तो आप टिक लगा लीजिएगा।
20वां नंबर, और सॉरी 20वां नंबर में आप विशेष राज्य पढ़ेंगे। विशेष राज्य का दर्जा किसको मिला, क्यों मिला, किस लिए मिला, बिहार को क्यों नहीं मिल रहा है। नीतीश जी क्यों परेशान है। नरेंद्र मोदी और नीतीश जी का इतना गहरा संबंध होने के बावजूद नरेंद्र मोदी विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे पा रहे हैं बिहार को, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग 21वें नंबर में पढ़ेंगे। 21वां नंबर चैप्टर में 21वां नंबर चैप्टर हम लोग का होगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। संविधान सभा में ही क्या, सॉरी, हमारे भारतीय संविधान में कुछ विशेष वर्गों को वो चाहे राजनीतिक सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, जनजातीय समुदाय हो, जिनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक अस्तित्व खतरे में है, उनके लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। तो हम कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के रूप में इसको भी पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, तो एक दिन में इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा और मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट जरूर है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसे आपको लेके चलना पड़ेगा। कुछ छूटा हुआ में आप, हालांकि ये पढ़ा तो पीछे ही दिया जाएगा, लेकिन लिखना मैं भूल गया, तो आप इससे लिख लें। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। केंद्र और राज्य के मध्य किस तरह का संबंध होता है, कब ये संबंध प्यार से दुश्मनी में बदल जाता है, केंद्र और राज्य में जब एक ही राजनीतिक पार्टी की सरकार हो तो किस तरह से दोनों एक दूसरे से बहुत प्यारे रिश्ते निभाते हैं, और जैसे ही राज्य और केंद्र में अलग अलग राजनीतिक दल का जब सरकार हो जाता है तो किस प्रकार के राजनीतिक बगावत देखने को मिलता है। तो इसको भी हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे लगभग हमारा पॉलिटी यहाँ आके समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे पता है कि आप तमाम लोग एक सवाल को लेके अभी तक बैठे होंगे, जिससे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत लंबा चैप्टर है, तो आप लोग कई बार सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं किया। और उस मास्टरमाइंड का नाम है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1773 से 1947 तक ब्रिटिश हुकूमत के तमाम फरमानों का जो है पुलिंदा इसको बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं इसको छोड़ के आगे नहीं जाऊंगा। इससे भी रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसको करा के और इसको प्रॉपर पढ़ा के मैं करीब इसमें 3 से 4 दिन लगेगा, तो इसको भी मैं खत्म करूंगा।
और आज का चैप्टर डिस्कशन का सबसे अंतिम बात कि लगभग तमाम चीजों को डिस्कशन तो करा दिया गया, कौन कौन चैप्टर पढ़ना और पढ़ाना है, तो लगभग आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी चैप्टर बचा नहीं। बावजूद इसके अगर हमसे कुछ छूट गया होगा मैं इसको देखूंगा और इसको विविध में लिख दूंगा। इसके अलावा जो कुछ भी छूट गया वो विविध के अंतर्गत आएगा और लगभग तमाम चीजों को इसके माध्यम से कवर कर लिया जाएगा। तो आज का सिलेबस डिस्कशन यहीं तक। करीब कितने देर का हो गया? 1 घंटे का। 1 घंटे का वीडियो हो गया। चूंकि मैंने कहा है कि आधे घंटे 1.5 घंटे का क्लास होगा, तो अभी हम लोगों के पास आधा घंटा और बच रहा है। तो आधे घंटे में हम लोग पहला चैप्टर जो कि है संविधान निर्माण, संविधान निर्माण, पहला चैप्टर हेडिंग दीजिए और इसको शुरू करते हैं। आज आधे घंटे का क्लास होगा। चूंकि चैप्टर्स को डिस्कस करने में बहुत ज्यादा समय लग गया, तो आधा घंटा आप लोग पढ़ते हैं। तो संविधान निर्माण देखने से पहले सबसे पहले हमें देखना होगा कि आखिरकार संविधान है क्यों, संविधान क्या है। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान एवं राज व्यवस्था, तो हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं संविधान एवं राज व्यवस्था, और हम लोग अब शुरू करने वाले हैं संविधान निर्माण। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि आखिर ये संविधान क्या है और ये राज व्यवस्था क्या है। आखिरकार क्यों किसी देश को संविधान की आवश्यकता पड़ती है और ये राज व्यवस्था क्या है। अगर संविधान और राज व्यवस्था एक ही चीज है तो दोनों का नाम अलग अलग क्यों है, इसका नाम संविधान क्यों है और इसका नाम राज व्यवस्था क्यों है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संविधान को देखने के, संविधान के बारे में हम लोग परिभाषित करने के लिए आप चाहे तो लिख सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है। संविधान के माध्यम से हम लोग किसी भी देश के शासन को चलाते हैं। संविधान के किताब में किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए नियमों और कानूनों का एक पुनिंदा होता है। जैसा कि हम लोग ने देखा कि भाग एक में आर्टिकल 1 से 4 तक में हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से भारत के कितने क्षेत्र को हमारे भारत में शामिल किया गया है और कितना क्षेत्र हमारे भारत में, और किस प्रकार से है कोई भी देश का हिस्सा भारत में कैसे शामिल किया जा सकता है और किसी भी देश के अन्य हिस्से को भारत में कैसे। मैं फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे भाग 1 से 4 में हम लोग समझते हैं, भाग 1 में हम लोग भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 से 4 में हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से भारत का आंतरिक हिस्सा क्या है, भारत में
कितना हिस्सा शामिल है, कितने राज्य शामिल है। इसके अलावा 1 से 4 के अंतर्गत ही समझते हैं कि भारत में किस प्रकार भारत के आंतरिक हिस्से में किस प्रकार से बदलाव किया जा सकता है, किस प्रकार एक राज्य को जरूरत पड़ने पर 2 राज्यों में बदला जा सकता है, उसके नामों को बदला जा सकता है, आदि आदि चीजों, या फिर किस प्रकार भारत के क्षेत्र में अन्य राज्य के क्षेत्रों को जोड़ा जाता है। तो ये एक नियम है जो संविधान में लिखा हुआ है। जैसे भाग 2 में हम लोग देखते हैं कि भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11 तक में हम लोग ये देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में रहने के लिए, भारत का नागरिक कहलाने के लिए आपको किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसी प्रकार भाग 3 में हम लोग देखते हैं कि भारत का नागरिक होने के लिए आपको किन किन इसी प्रकार हम लोग देखते हैं भाग 3 में कि भारत के नागरिकों को या भारत के आंतरिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को या भारत के अंदर किन किन लोगों को किस प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ये संविधान है जिसमें इन तमाम चीजों को लिखा गया है कि इसके लिए मतलब भारतीय संविधान क्या क्या प्रावधान लोगों के लिए करती है। तो इसे हम लोग, जो लिखा हुआ किताब है जिसमें तमाम नियमों को लिखा गया है, इसे हम लोग संविधान कहते हैं। तो फिर हम लोग समझे कि राज व्यवस्था क्या है। आखिर जब संविधान नियमों का किताब है तो फिर राज व्यवस्था क्या है। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि राज व्यवस्था संविधान को लागू करने का, संविधान को लागू करने के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं को फॉलो किया जाता है उसे राज व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, मैं उदाहरण के लिए लिखता हूं कि जैसे भाग 3 में आर्टिकल भाग 3 के अंदर, भाग 3 में आर्टिकल 17 शामिल है और आर्टिकल 17 में के अंतर्गत आता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है। आप जब भाग 3 पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी उदाहरण के लिए सिर्फ सुन लीजिए, मैं इसे अच्छे से समझाऊंगा। जैसे भाग 3 में भाग 3 के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग भेद आदि के आधार पे किसी के साथ अस्पृश्यता नहीं कर सकते, यानी छुआछूत जैसा व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा और इसके तहत आपको भारतीय न्यायालय सजा देगी। तो ये नियम जो लिखा हुआ है ये तो संविधान है, लेकिन संविधान के आर्टिकल 17 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के माध्यम से अगर अस्पृश्यता के माध्यम से उसे अगर ये प्रताड़ित किया गया हो तो वो आर्टिकल 17 के तहत कानून का सहारा लेता है, कोर्ट में जाता है और तमाम सारी प्रक्रियाओं के बाद जो दोषी होता है उसे सजा मिलता है। तो कानून में आर्टिकल 17 लिखा हुआ है, संविधान में आर्टिकल 17 लिखा हुआ है, लेकिन आर्टिकल 17 का लागू होना, आर्टिकल 17 का लागू होना और उसके तहत किसी व्यक्ति को सजा दिलवा देना, इतनी प्रक्रियाओं को जहां शामिल किया जाता है उसे राज व्यवस्था कहते हैं। आप कुल मिला के समझ रहे होंगे कि संविधान में से आर्टिकल 17 का उल्लेख है।
आर्टिकल 17 का उल्लेख है संविधान में। संविधान किसी को सजा नहीं दे रही है, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ अगर अस्पृश्यता हुआ, किसी व्यक्ति को रंग भेद आदि के आधार पर कोई प्रताड़ित किया, तो प्रताड़ित करने के बाद वो व्यक्ति कानून का सहारा लेता है, कानून कोर्ट में जाती है। कोर्ट में जो व्यक्ति किसी के साथ मतलब छूत का भेदभाव रखा, किसी को किसी प्रकार से प्रताड़ित किया, तो उसके बाद जो कानून सजा देगी, उस पूरी प्रक्रिया को राजव्यवस्था कहते हैं। तो कुल मिला के हम लोग समझेंगे कि संविधान एक सैद्धांतिक चीज है। इसमें सिद्धांत है कि आर्टिकल 17 या आर्टिकल 18 के अंतर्गत आप किसी व्यक्ति को उपाधि नहीं दे सकते हैं। इसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, उपाधियों का अंत से पहले हम लोग आर्टिकल 17 पर ही बात करते हैं। अभी हम लोग पढ़े नहीं है पूरा, तो बार बार कंफ्यूजन होगा। आर्टिकल 17 संविधान सैद्धांतिक इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 17 में ये लिखा गया है कि किसी के साथ अस्पृश्यता नहीं होगी, और संविधान किसी भी व्यक्ति को किसी के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव करने का विरोध करता है। ये किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार से इस तरह का भेदभाव होता है, तो वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है, और हक और अधिकार के लिए कोर्ट में जाता है। किसी भी व्यक्ति को कोर्ट उसको अगर सच में प्रताड़ित करना अगर मतलब जो भी उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया वो साबित हो जाता है, तो कोर्ट उसको सजा देती है। तो इतनी सारी प्रक्रिया राज्य व्यवस्था में शामिल होती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि राज्य व्यवस्था एक व्यवहारिक पहलू है। तो संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर हम लोग कर लेंगे। संविधान का परिभाषा जाहिर सी बात है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो मैं एक बार फिर से कहता हूं कि संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। और राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। और राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। जब संविधान को लागू किया जाता है तब जो विषय और मुद्दे सामने आते हैं जब संविधान को लागू किया जाता है तब जो विषय और मुद्दे सामने आते हैं उन्हें समग्र रूप से राज्य व्यवस्था कहा जाता है। तो संविधान और राज्य व्यवस्था को आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। आगे आप लोग उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, संविधान सैद्धांतिक है। आगे आप लोग नया स्टार लगा के लिख सकते हैं, संविधान सैद्धांतिक है जबकि राज्य व्यवस्था व्यवहारिक है।
संविधान सैद्धांतिक है जबकि राज्य व्यवस्था व्यवहारिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं संविधान निर्माण की ओर। संविधान निर्माण की ओर हम लोग बढ़ने से संविधान निर्माण की ओर बढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि किस तरह से संविधान बनने का चर्चा शुरू हुआ। वो कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम ये सोचा कि भारत के लिए एक संविधान का होना आवश्यक है, भारत में संविधान बनना चाहिए। पहली बार किन्होंने संविधान की चर्चा की, तो इसको हम लोग देखेंगे। अब तो संविधान निर्माण का चर्चा सर्वप्रथम 1934 M.N. रॉय 1934 में M.N. रॉय के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान बनाने के लिए चर्चा किया गया। उसके बाद इस चर्चा के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई। सर्वप्रथम M.N. रॉय 1934, उसके बाद 1935 कांग्रेस द्वारा भी इस बात की स्वीकृति मिल गई कि हाँ, भारत में अपना एक संविधान होना आवश्यक है। 1935 के बाद 1938 जवाहर जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम ये बताया कि संविधान सभा का निर्माण किस तरह से होगा, किस तरह से वयस्क मताधिकार के माध्यम से संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव होगा और उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों का चयन होगा और भारत में संविधान सभा का निर्माण होगा। इन तीनों के चर्चा के बाद 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मांग को स्वीकार कर लिया गया। मांग को स्वीकार कर लिया गया। तो आसान भाषाओं में छोटे छोटे सीरीज में अगर इसको देखा जाए, हालांकि यहां से हम लोग कल भी देखेंगे, आज मैं बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने के लिए बता रहा हूं कि 1934 में सर्वप्रथम M.N. रॉय संविधान बनाने की चर्चा करते हैं। उसके बाद 1935 में कांग्रेस द्वारा इस बात की स्वीकृति मिल जाती है कि हाँ, क्या कहते हैं, संविधान सभा का गठन हो, भारत में संविधान बने। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्ताव भी प्रस्तुत हो जाता है
और नेहरू जी कहते हैं कि वयस्क मताधिकार के माध्यम से संविधान बनाया जाएगा, अगस्त प्रस्ताव आता है, आदि आदि चीजों को हम लोग कल पढ़ेंगे। 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मांग को स्वीकार कर लिया जाता है और 1942 में क्रिप्स मिशन आ जाता है भारत में, और क्रिप्स मिशन आने के बाद उसका क्या क्या सुझाव आता है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग जितना पढ़े हैं उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हालांकि मुश्किल से आज का क्वेश्चन तो नहीं मिल पाएगा। मैंने पहले दिन से कहा है कि जिस दिन ये चैप्टर डिस्कशन होगा, पहला दिन सवाल नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन है, तो आज का क्वेश्चन भी हम लोग कल के क्वेश्चन में ही शामिल करके करीब 50 क्वेश्चन देख लेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आप तमाम लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को देखिए। आज तो हम लोग आसानी से चैप्टर्स को डिस्कस किए, कल हम लोग विधिवत तरीके से अपना मेन कोर्स शुरू करने वाले हैं, मेन चैप्टर शुरू करने वाले हैं, संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण में 1934, 1935, 1938, 1940 और 1942 के बाद 1946 में किस तरह से संविधान सभा ने अपनी बैठक शुरू कर दी। 1950 में हम लोग का संविधान किस प्रकार से बन गया, संविधान बनने में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी, क्या क्या समस्याओं का सामना हमारे संविधान सभा को बनाने में करनी पड़ी लोगों को, किन किन समितियों को बनाया गया। आप लोग पहले से, मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग देख के आए तो और बढ़िया है। तो कौन कौन सी संविधान सभा की समितियां थी, संविधान बनने के साथ साथ सरकार के रूप में हमारी क्या क्या चल रही थी, इन तमाम चीजों को आप कल के क्लास में, परसों के क्लास में, यानी अगली क्लास में आप लोग देखेंगे। अगली क्लास में आप लोगों को लगभग तमाम चीजें देखने को मिलेगी। तो आज सुबह तो आप लोगों को पॉलिटी का चैप्टर डिस्कशन मिल गया। कल सुबह आप लोगों को इतिहास का चैप्टर डिस्कशन मिल जाएगा, और इतिहास के चैप्टर डिस्कशन में मेरे समझ से पॉलिटी के जितना समय नहीं लगेगा, तो जल्द ही डिस्कस हो जाएगा। तो कल कम से कम आधा घंटा हिस्ट्री का चैप्टर डिस्कशन और 1 घंटा हिस्ट्री का क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, अगर सीरियस पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मुझे संतुष्ट करने के लिए या किसी और चीज के कारण इस वीडियो को देख रहे हैं तो मत देखिए। जाहिर सी बात है आप अपना समय खराब कर रहे हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप अगर पॉलिटी को समझना चाहते हैं तो आप देखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूं। नमस्कार।